हेलो गाइस, मेरा नाम निखिल वर्मा है एंड मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निखिल कोडिंग लैब पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिएक्ट में रिडक्स क्या होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है ये। देखो, जो डेटा को जब स्टोर किया जाता है, हमारा जो कई सारी हमने वेबसाइट क्रिएट की होंगी, कई सारे एप्लीकेशंस क्रिएट किए होंगी, तो उसको उस एप्लीकेशन के डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करने की नीड्स हमें होती है। तो उसके लिए हम जो रिएक्ट में कई सारे तरीकों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम प्रॉप्स ड्रिलिंग के थ्रू डेटा को स्टोर करके पास आउट पार्सिंग कर सकते हैं, या तो फिर हम लोकल स्टोरेज में अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, या तो फिर हम कॉन्टेक्स्ट में अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत लार्ज एप्लीकेशन, जब इंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन को हम क्रिएट करते हैं, तो उसमें जो डेटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस डेटा को हम स्टोर करने के लिए हम एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, विच इज़ रिडक्स टूल किट। जो रिडक्स टूल किट होती है, ये एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी होती है जिसका यूज़ करके हम अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के डेटा को ईजिली स्टोर कर सकते हैं। तो जो रिडक्स होती है, इसमें हम कई सारे स्लाइसेस को क्रिएट करते हैं। इन स्लाइस क्रिएट करते हैं। इन स्लाइसेस में हमारे मल्टीपल फीचर्स, स्लाइसेस जो होती हैं वो फीचर्स होते हैं जिनमें हम अपने कोड को स्टोर करते हैं, अपने डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे हमने कोई भी बनाते हैं, कोई भी लॉगिन का फीचर होता है, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, उसमें कुछ फीचर्स तो डिफॉल्ट होते हैं। जैसे कि लॉगिन का फीचर्स होता है। अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें ऐड टू कार्ट का, पेमेंट का ऑप्शन होता है। तो ये सारी है कि हम अलग अलग स्लाइसेस को क्रिएट करते हैं एंड उन स्लाइसेस को हम एक रिड्यूसर में इंपोर्ट का कंबाइन कर लेते हैं। देन उनको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर में कंबाइन करके उसको यूज कर सकते हैं। तो सिंपल रिडक्स का यूज इसीलिए किया जाता है कि हम डेटा को स्टोर कर लें और जब हमें जरूरत पड़े डेटा को हम उठा के यूज कर लें। तो ये सब जो हम काम आज करने वाले हैं, इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो देखते रहिए हमारे वीडियो और चले चलते हैं अपने स्क्रीन पे और बनाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से हम रिडक्स टूलकिट का यूज करते हैं। तो जैसा कि हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे और यहाँ पे हम सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं एंड न्यू पे एंड एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, मान लो रिडक्स टूल किट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फोल्डर को क्रिएट कर लिया। देन इसमें हम अपना काम करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको पहले CMD से खोल लेते हैं, कहाँ पे, अपने ब्राउजर VS कोड पे। तो कोड डॉट हम लिखेंगे और यहाँ से हम इसको VS कोड पे ओपन कर लेंगे। तो जैसा कि हमारा VS कोड ओपन हो गया है, सो अब मुझे देखो करना क्या होता है एक्चुअल में। मुझे रिडक्स टूल किट एक्चुअल होता क्या है हम देख चुके हैं। तो जब भी डेटा को कहीं ग्लोबली स्टोर करना होता है तो उसको हम रिडक्स टूल किट में स्टोर कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये वर्क कैसे करता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, इस किस प्रकार से इसका काम होता है और किस तरह से ये डेटा को स्टोर करता है। तो मैंने, जैसे कि मुझे जब भी डेटा को स्टोर करना होता है तो मेरे पास कई सारी चीज़ें होती हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे रिएक्ट में हमारे पास होता है किसी भी डेटा को हम, या तो फिर हम एक यूज स्टेट बना करके या तो फिर हम इसको एक प्रॉप्स के थ्रू डेटा को कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, या तो फिर लोकल स्टोरेज में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम लोकल स्टोरेज में डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अगर लोकल स्टोरेज मुझे डेटा को नहीं स्टोर करना है, अब देखो, या तो फिर हम इसको कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, कॉन्टेक्स्ट एक हमारा हुक होता है रिएक्ट में जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब देखो, आप प्रॉप्स में भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, यानी डेटा को पास कर सकते हैं, लोकल स्टोरेज में, कॉन्टेक्स्ट में भी। तब मुझे ये जो रिएक्ट टूल किट है, रिडक्स जो टूल किट है, इसका यूज क्यों आखिर पड़ा। मेन बात तो यही आती है ना कि जो रिडक्स टूल किट है, आखिर में इसका हमें यूज पड़ा ही क्यों। जब मेरे पास ऑलरेडी इतनी चीजें थी तो इसका यूज क्यों हमें पड़ा। तो सिंपल सी बात है, जो प्रॉप्स डीलिंग था, इसमें प्रॉब्लम्स ये थी कि डेटा को हम मतलब जो बहुत हाई लेवल का डेटा है उसमें अगर हम मल्टीपल अगर कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हैं तो डेटा को पास करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। डेटा को पास करने में थोड़ी प्रॉब्लम होने के कारण हम इसको क्या कर सकते हैं, लोकल, इससे हमारा काम, सब जो सारा काम होता है, नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोकल स्टोरेज का काम यूज करने लगे। जब लोकल स्टोरेज में कोई यूज करने लगे तो उसमें प्रॉब्लम्स ये आई कि डेटा को तो हम ग्लोबली स्टोर कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स ये होती है कि जब भी मुझे इसकी स्टेट चेंज होती है तो मुझे उसको जो रिएक्ट एप्लीकेशन होता है, जो रिएक्ट वेबसाइट होती है, उसको क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। तो इससे ये एक बग हो जाता है, क्योंकि जो रिएक्ट होती है वो एसपीए फ्रेंडली होती है, सिंगल पेज एप्लीकेशन फ्रेंडली होती है। अगर उसको मुझे रिफ्रेश ही करना पड़े तो इससे अच्छा हम किसी अदर लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं।
तो जो लोकल स्टोरेज होता है ये इससे भी सारा हमारा काम सही से नहीं हो पाएगा, तो मतलब पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा आता है कॉन्टेक्स्ट। अब इससे भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, ग्लोबली डेटा को स्टोर तो कर सकते हैं, बट अगर पेज को रिफ्रेश कर देते हैं तो डेटा हमारा सारा चला जाता है। तो ये भी हमारे लार्ज एप्लीकेशन जो इंटरप्राइज एप्लीकेशन होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। ये एलईडी हुक जो होता है इसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो काफी ज्यादा बेटर होती है अकॉर्डिंग टू रिडक्स टूल किट के, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी होती है। जो रिडक्स टूल किट होता है ये एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी होता है और जो एडवांस डेवलपर्स होते हैं वो इसी का यूज करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे यही रिडक्स जो टूल किट होता है एक्चुअली होता क्या है, इसको हम किस प्रकार से यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम एक रिएक्ट का फोल्डर बनाएंगे एंड उसमें हम बस सिंपल सा एक काम करेंगे कि डेटा को हम मतलब मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाएंगे, उस मल्टीपल कंपोनेंट में से हम डेटा को भेजेंगे एंड उसको रिसीव करेंगे, फिर सेंड करेंगे, फिर रिसीव करेंगे। यही काम होता है जो रिडक्स टूलकिट का। डेटा को हम कहीं किसी अदर कंपोनेंट से भेज के स्टोर कर लेंगे अपने रिडक्स टूलकिट में, देन जहां पे हमें यूज करना होगा उसको हम यूज कर लेंगे। आज हम इतना ही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिडक्स टूलकिट होता क्या है। तो इतना तो आप लोगों को क्लियर होगा कि रिडक्स टूलकिट क्या होता है, कि एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी होती है। जो रिडक्स टूलकिट होती है एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी होती है जिसका यूज हम डेटा को ग्लोबली स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। अब भाई ये आखिर में एक्चुअली में ये वर्क कैसे करता है हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारी तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें क्या क्या होती हैं इसमें, तीन चीजें मेरी क्या होती हैं। सबसे पहले एक हमारा होता है कि व्यू होता है, इसमें एक होता है हमारा व्यू होता है, देन इसमें हमारा होता है स्लाइस, और स्लाइस के बाद हमारा होता है एक स्टोर। अब भाई ये कैसे काम करते हैं, तो देखो जो ये हमारा डेटा होता है वर्क कैसे करता है। सबसे पहले यूजर क्या होता है, यूजर को एक यूआई दिखती है, यानी सिंपल सा अगर हम अगर देखें तो यूजर को क्या दिखेगी, इस प्रकार से यूआई दिखेगी। ठीक है, उसमें एक छोटा सा यूजर को बटन दिखेगा, एक फॉर्म दिखेगा एंड उसमें एक छोटा सा क्या दिखेगा, उसको बटन दिखेगा। ठीक है, अब मान लो ये इस फॉर्म के अंदर मेरा डेटा है, सिंपल समझना, इस फॉर्म के अंदर मेरा क्या है, डेटा है, इसके अंदर मेरा है डेटा। तो जो ये डेटा है इस पे हम जब क्लिक करें तो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो जाए, फिर जब जहां पे मुझे यूज करना हो उसको हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे बटन पे कोई इंसान क्लिक करेगा, कोई यूजर क्लिक करेगा तो उसको कोई कहीं ना कहीं स्टोर करना है डेटा। तो सिंपली व्यू का सिंपल सा मतलब होता है कि ये एक यूआई दिखना। जो ये यूआई होती है इसका मतलब होता है कि ये यूआई दिखना। तो ये व्यू का काम हो जाता है। अब जब जब यूजर कोई बटन पे क्लिक करेगा तो डेटा जाएगा, और जब डेटा जो यहाँ से उठ के जाएगा वो जाएगा स्लाइस पे। जो डेटा उठ के जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, स्लाइस पे जाएगा। अब देखो स्लाइस पे तो चला गया डेटा, भाई डेटा हमारा स्लाइस पे चला गया। अब स्लाइस क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब स्लाइस देखो होता क्या है, स्लाइस होता क्या है कि हम जितने भी फीचर्स हमारे एप्लीकेशंस में होंगे, जैसे ऐड टू, जैसे हम अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें हमारा ऐड टू कार्ट का होगा, लॉगिन होगा, साइन अप होगा, ठीक है, बाई नाउ का होगा। तो ये सब जो फीचर्स होंगे उनकी हम एक अलग अलग स्लाइसेस बना लेंगे और उस अलग अलग स्लाइसेस को हम एक रिड्यूसर में जोड़ देंगे। और जो जब भी हम डेटा को स्टोर करेंगे, मान लो हमने ऐड टू कार्ट किया तो उसकी कुछ इंफॉर्मेशन होगी, उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते टाइम मुझे एक टोकन की नीड्स होती है, तो उस टोकन को हम कहीं ना कहीं स्टोर कर लेंगे। तो ये सब जो प्रोसेस होते हैं, जो फीचर्स होते हैं, ये सारे फीचर्स को हम कह सकते हैं इसमें रिडक्स टूलकिट जो कहता है, इसको कहता है वो स्लाइसेस होते हैं। ठीक है, तो हम अलग अलग फीचर्स की एक अलग अलग स्लाइसेस बना सकते हैं। तो जब भी बटन पे क्लिक करेंगे तो एक कोई ऐड टू कार्ट का, हमारा ऐड टू जो कार्ड होगा उसका कोई एक स्लाइस होगा, तो उस ऐड टू कार्ट वाले स्लाइस में जाकर के डेटा ऐड टू कार्ट का स्टोर हो जाएगा। अब जब भी स्लाइस हमारी मल्टीपल स्लाइस होंगी, कुछ ऐड टू कार्ट का होगा, लॉगिन का होगा, और कुछ बहुत मल्टीपल प्रोडक्ट्स का होगा, अलग अलग कैटेगरी के जो डेटा होंगे, अलग अलग कैटेगरी का डेटा होगा, तो अलग अलग हमारी स्लाइसेस होंगी। तो उन स्लाइसेसों को मुझे स्टोर करना होगा, यानी उन सारी स्लाइसों को एक कंबाइन करना पड़ेगा। तो कंबाइन करने के लिए हमारे पास एक जो रिडक्स टूलकिट देता है वो देता है रिडक्स। क्या देता है, एक देता है रिडक्स। ठीक है, रिड्यूसर कह सकते हो, रिड्यूसर कह सकते हो एक प्रकार से। ये एक हमारा क्या देता है, रिड्यूसर। अब इसके अंदर मेरे पास तीन चीजें होती हैं। अगर मुझे कोई स्लाइस को क्रिएट करना है तो हमारे पास हो जाएगा क्रिएट स्लाइस, यहाँ पे रिड्यूसर लिख लो क्योंकि रिड्यूसर होता है। ठीक है, तो हम जब भी स्लाइस को क्रिएट करना होता है तो स्लाइस को क्रिएट करने के लिए ये याद रखना कि जब भी मुझे स्लाइस को क्रिएट करना होता है, यहाँ पे जब भी मुझे स्लाइस को क्रिएट करना होता है तो क्रिएट करने के लिए मेरे पास तीन चीजें होती हैं। यानी स्लाइस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास होता है एक क्रिएट स्लाइस नाम का मेथड।
एक क्रिएट स्लाइस नाम का मेथड। अब हमने स्लाइस को क्रिएट कर दिया, किसी भी स्लाइस को क्रिएट करने के लिए क्रिएट स्लाइस से हम किसी भी स्लाइस को क्रिएट कर सकते हैं। अब जो हम फीचर यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जो स्लाइस क्रिएट करेंगे वो मल्टीपल स्लाइस होंगी, उनको कहीं ना कहीं कंबाइन करना पड़ेगा, यानी एक फाइल में कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो इन सारी फाइलों को हम एक फाइल में स्टोर करने के लिए, यानी कि हम इस सारी स्लाइसों को आपस में कंबाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिड्यूसर यूज करते हैं। तो रिड्यूसर क्या करता है, जितनी भी स्लाइसेस होती हैं उन सारी स्लाइसेस को एक फाइल में कंबाइन करके रख देता है। और जो ये रिड्यूसर होता है, ये एक फाइल में, अब जो ये रिड्यूसर होता है इसको मैंने एक फाइल में, यानी इसके अंदर सारी स्लाइसेस आ जाती हैं। मान लो हमारे पास 5 स्लाइसेस है, हमारे एप्लीकेशन में 5 फीचर्स हैं, तो 5 स्लाइसेस बनेंगी। जो 5 स्लाइसेस हैं वो सारी कहाँ पे उठ के आ जाएंगी, रिड्यूसर में आ जाएंगी। अब जो ये रिड्यूसर है इसके अंदर सारी स्लाइसेस आ गई। अब इस रिड्यूसर के अंदर जब सारी स्लाइसेस आ गई, यानी सारा डेटा हमारे रिड्यूसर के अंदर आ गया। अब जो ये रिड्यूसर है ये क्या करता है, इसको हम इंपोर्ट करा देते हैं कहाँ पे, अपने स्टोर में। यानी कि जो ये स्लाइसेस के थ्रू जो डेटा आया है उसको हम सारे डेटा को हम कहाँ स्टोर करा देंगे, अपने स्टोर में। और जो ये स्टोर होगा, इस स्टोर को, जो हमारा ये स्टोर आएगा, तो इस स्टोर को हम क्या करेंगे, जो हमारा ये स्टोर आएगा तो इस स्टोर को हम प्रोवाइड कर देंगे। यानी मेन जो हमारा जो मेन होता है, जो मेन एप्लीकेशन होगा, जो एक रूट फाइल होती है, उसमें हम इसको प्रोवाइड कर देंगे। इसका एक हम प्रोवाइडर बना देंगे, ठीक है, इसका हम एक प्रोवाइडर बना देंगे। और जब इसका प्रोवाइडर बना, यानी कि अब जो स्टोर होगा उसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, अगर इसको स्टोर को हम स्टोर को अगर प्रोवाइड कर देंगे, हम प्रोवाइडर कर देंगे, मेन प्रोवाइडर कर देंगे, तो ये ग्लोबली एक्सेसिबल हो जाएगा, इसको हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा एक रिडक्स टूलकिट का। हालांकि आप लोगों को अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है, एक बार इसको आप रिवाइज कर लें और हम अब चल के देखते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हम एक फोल्डर के अंदर रिडक्स स्लाइसेस क्रिएट करते हैं। स्लाइस अलग अलग कंपोनेंट्स डेटा स्लाइसेस में स्टोर करते हैं, फिर उसको हम स्टोर में कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर कॉन्फ़िगर करने के बाद उसको हम यूज करते हैं। तो चलिए हम एक सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम फाइल बना लेते हैं। तो एक हम सबसे पहले रेडस की फाइल हमारे साथ बनवाइए। हम सबसे पहले टर्मिनल को ओपन करते हैं। सबसे पहले हम इसको थोड़ा जूम कर लें जिससे आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा दिखे, जिससे आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ जो 3 डॉट बने हुए हैं यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखो टर्मिनल है, यहाँ पे देखो न्यू टर्मिनल है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब जब यहाँ पे मेरा पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टर्मिनल आ गया रिडक्स टूलकिट का, जो हमारा फोल्डर का नाम था। इसके अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा। तो रिएक्ट का फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमको लिखना पड़ता है npm create with, ठीक है, npm create with। तो इससे हमारा जो फोल्डर होगा वो क्रिएट होने लगेगा। तो यहाँ पे मुझसे कुछ चीज़ें पूछेगा कि मुझे प्रोजेक्ट कैसा चाहिए, किस पर चाहिए। तो मैं प्रोजेक्ट का पहले नाम लिख लेता हूँ, मुझसे पूछा प्रोजेक्ट नेम, तो मैं पहले प्रोजेक्ट का अपने नाम लिख लेता हूँ। मान लो हम प्रोजेक्ट का नाम लिख लेते हैं रिडक्स ऐप, ठीक है, हाँ यही कुछ लिख लो, रिडक्स ऐप लिख लो, रिडक्स ऐप, ठीक है। अब मुझसे पूछेगा कि आप किस पे काम करना चाहते हैं, तो मैं ये जो ड्रॉप डाउन बने हुए हैं इससे हम ऊपर नीचे जा सकते हैं और हम चाहते हैं कि रिएक्ट पे हम काम करना चाहते हैं, इंटर कर देंगे। अब पूछेगा किस लैंग्वेज का यूज करना चाहते हो, हम जावास्क्रिप्ट का यूज करना चाहते हैं। अब मुझसे 3 चीज कहेगा कि भाई अगर तुम्हें रिडक्स का यूज करना है तो क्या करो, सबसे पहले cd करके रिडक्स ऐप के अंदर जाओ। यानी कहने का मीन्स ये है कि जो रिडक्स एप्लीकेशन देखो मेरे पास बन के आ गया। अब जो इसके अंदर मुझे पहले इसके अंदर मुझे जाना पड़ेगा और सबसे इसके बाद मुझे npm इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन npm रन डेव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम cd रिडक्स टूलकिट पे जाते हैं, cd रिडक्स ऐप, cd रिडक्स ऐप पे हम चले गए, इंटर कर दिया। अब आगे, अब इसमें मुझे npm i करना पड़ेगा, यानी npm इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप npm i कर सकते हैं, नहीं तो आप npm इंस्टॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम इतना कर सकते हैं, तब तक ये इंस्टॉल हो जाए, तब तक हम अपने एप्लीकेशन को अच्छे से सही कर लें। तो इसको इंस्टॉल होने दो। तो देखो मेरा ये इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे जो ये इंस्टॉल हो गया है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ चीज़ें जो लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम आएंगे, ये जो src है इसके अंदर देखो एक app.css है, इसको हम पहले रिमूव करते हैं, ठीक है, कंट्रोल S। देन ये जो इंडेक्स है इसको हम रिमूव करते हैं और सेव कर लेते हैं। अब जो app.css है इसके अंदर हमारे पास देखो कुछ चीज़ें होंगी जो कि एक फ्रेगमेंटेशन इसको कहते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। अगर आप लोगों को रिएक्ट नहीं आता तो पहले प्लीज जाकर के रिएक्ट सीख के आइए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसमें।
बट अगर आप लोगों को रिएक्ट आती है और आप लोगों को लग रहा है कि प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके ही लिए है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, इसको भी यहाँ से हटा देंगे। अब देखो अगर हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो रन करने के लिए अगर आप लोगों को पता होगा तो npm run dev करते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे और लिखेंगे npm run dev और यहाँ पे मुझे एक लिंक दे दी जाएगी और उस लिंक को हम क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अपने सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा, ये आ गई मेरे पास लिंक। तो यहाँ पे मुझे ये लिंक मिल गई और यहाँ पे हम जा करके ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे इस क्रोम पे देखेंगे कि मुझे मिल गया और यहाँ पे अभी के लिए कुछ नहीं, क्योंकि मैंने सब कुछ क्या कर दिया है, हटा दिया है। अब यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, थोड़ा सा आके यहाँ पे हम h1 लिख लेते हैं और देखते हैं कुछ लिख के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेव करते हैं और देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास चल रहा है। तो ठीक है, अब मुझे भाई रिडक्स टूल किट का यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे स्लाइसेस को बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डेटा को स्लाइसेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे जो एप्लीकेशंस होगा उसमें कोई ना कोई फीचर्स जरूर होंगे। मान लो मेरे पास लॉगिन का फीचर है, तो मान लो हम एक स्लाइस क्रिएट कर लेते हैं लाइक लॉगिन की। ठीक है, तो हम एक यूजर स्लाइस क्रिएट कर सकते हैं या फिर ऑथ स्लाइस क्रिएट कर सकते हैं, फिर लॉगिन स्लाइस क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी नाम से। तो मुझे देखो, अब हम अपने नोट्स पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमको अगर कोई भी चीज़ करना पड़ेगा तो सबसे पहले मुझे फोल्डर्स बनाने पड़ेंगे। फोल्डर सबसे पहले हम एक रिडक्स का फोल्डर बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं रिडक्स का। तो यहाँ पे हम एक रिडक्स है, अब रिडक्स के अंदर एक रिडक्स का फोल्डर क्रिएट करेंगे। अब रिडक्स के अंदर हम फोल्डर क्या क्रिएट करेंगे, एक स्लाइस का फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, ना कि फाइल। अब स्लाइस के अंदर हमें क्रिएट करना है, कोई भी मल्टीपल स्लाइसेस हो सकती हैं, तो इसके अंदर हम मल्टीपल स्लाइसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम क्रिएट करते हैं, मान लो लॉगिन डॉट सी एस एस कर लो या फिर यूजर स्लाइस कर लो, यूजर स्लाइस डॉट जी एस। ठीक है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, स्लाइस क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम रिडक्स बनाते हैं, रिडक्स के अंदर स्लाइस बनाते हैं, उसके अंदर यूजर बनाते हैं। तो हम देरी ना करते हुए चलो एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो हम ये src इस पे राइट क्लिक करेंगे एंड लिखा है देखो न्यू फोल्डर। ठीक है, तो एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं विच इज रिडक्स नाम का। इस रिडक्स के अंदर हम एक फोल्डर बनाते हैं, इस पे राइट क्लिक करते हैं एंड इसके अंदर एक फोल्डर है न्यू फोल्डर नाम का ऑप्शन। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक स्लाइस नाम का फोल्डर। ठीक है, स्लाइसेस नाम का फोल्डर हम बना लेते हैं। देन इसके अंदर मुझे क्या बनाना है, अपनी स्लाइसेस बनानी है। तो यहाँ पे हम एक न्यू फाइल करते हैं और एक हम क्या करते हैं, यूजर स्लाइस बना लेते हैं, यूजर स्लाइस डॉट जे एस। ठीक है, अब मेरे पास ये आ गया देखो एक यूजर स्लाइस। तो यहाँ पे मेरे पास एक यूजर स्लाइस का एक पूरा बन के आ गया। अब इस रिडक्स के अंदर मुझे दो फाइलें और बनानी पड़ेंगी। कौन कौन सी, सबसे पहली फाइल हमें बनानी पड़ेगी कि जहाँ पे मुझे कंबाइन करना है सारी स्लाइसेस को। तो हम उसको हम नाम दे सकते हैं रूट रिडक्स नाम दे दो, जिससे वो रूट फाइल हो जाएंगी। तो ये अच्छा रहेगा। तो हम रिडक्स बना लेते हैं डॉट जे एस। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया। तो मेरे पास अभी आप लोग देखेंगे और एक हमारा स्टोर भी होगा कि जहाँ हम डेटा को अपने स्टोर करेंगे। तो हम स्टोर डॉट जे एस बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो मेरा स्ट्रक्चर कैसा हो गया है। सबसे पहले हमने क्या किया है, रिडक्स फोल्डर बनाया। रिडक्स के अंदर मैंने तीन चीज बनाई, एक रूट रिडक्स एंड स्टोर डॉट जे एस एंड स्लाइस। तो मेरे पास ये क्या है कि एक रिडक्स है, रिडक्स के अंदर एक स्लाइस है, स्लाइस के अंदर स्लाइस है, एक रूट रिडक्स है और एक स्टोर है। अब इसमें हम मल्टीपल स्लाइस बना सकते हैं, यूजर स्लाइस और भी जितने भी हमारे एप्लीकेशन में फीचर्स होंगे उन सारी फीचरों को यहाँ पे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इतने चीज़ कर लेते हैं सबसे पहले। अब क्या करते हैं, हम स्लाइस में अपनी स्लाइस का कोड लिखते हैं। अब देखो हमको पता है, हमने बताया था कि जब भी कोई मुझे स्लाइस क्रिएट करनी होती है सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट स्लाइस एज अ फंक्शंस होता है, उसके थ्रू हम स्लाइस को क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शंस होता है क्रिएट, ये हिंदी में क्यों आ रहा है, चलो हम इंग्लिश में कर लेते हैं। तो क्रिएट एक हमारा होता है क्रिएट स्लाइस। अब देखो सबसे पहली बात ये कि मुझे अगर रिडक्स टूल की एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी होती है, तो सबसे पहली बात ये होती है कि अगर मुझे इसका यूज़ करना है तो मुझे दो लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। npm की ये दो लाइब्रेरी होती हैं जिनका यूज़ करके हम रिडक्स को अपने एप्लीकेशंस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब भाई हमारे पास लाइब्रेरी कौन कौन सी होती हैं,
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि मुझे कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। तो मेरे पास दो लाइब्रेरी होती हैं, एक होता है redux.js/toolkit और एक हमारा होता है रिएक्ट रिडक्स नाम का। तो हम सबसे पहले दोनों लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं npm i। आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना, बट डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ पे करेंगे npm redux toolkit और मुझे सब कुछ बता देगा कि npm redux toolkit, ये देखो यहाँ पे मुझे सब कुछ बता देगा कि एक्चुअल में इसका किस किस तरह यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे देखो मुझे सबसे पहले इस लाइब्रेरी को यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा @redux toolkit। तो यहाँ से हम इस लाइब्रेरी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम इस लाइब्रेरी को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। देन कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे मुझे इस डॉक्यूमेंटेशन में सारा कुछ बता देगा। पहले मुझे npm इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन npm i इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके बाद इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे दिया है कि इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, देन इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सिंपल से चले आते हैं और यहाँ पे इस लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के बाद मेरे पास एक लाइब्रेरी और होती है जो कि होती है रिएक्ट रिडक्स। अब जब इसका भी यूज़ क्यों पड़ता है, अब जब भी मुझे डेटा को सेट करना होगा या फिर डेटा को यूज़ करना होगा तो उसमें मुझे डिस्पैच एंड कह सकते हो सिलेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। डिस्पैच और सिलेक्टर ये दो फंक्शंस होते हैं, इनका यूज़ करना पड़ेगा। तो वो जो होता है रिएक्ट रिडक्स से आता है। तो यहाँ पे हम एक दूसरी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं रिएक्ट रिडक्स नाम की। तो उसको भी मैं तुमको दिखा दूँगा, आप इस पर जा करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। रिएक्ट रिडक्स नाम की एक ये देखो npm रिएक्ट रिडक्स नाम की एक लाइब्रेरी होती है, इसको हम यूज़ करके पढ़ सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे ये बताएगा कि यहाँ से इस तरह पहले इंस्टॉल करो npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स एंड इस तरह इसको यूज़ करो। तो आप लोग इसके डॉक्यूमेंटेशन में जा करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेते हैं। देन अब इसको यूज़ करना होगा तो यहाँ पे हम जाएंगे, सबसे पहले इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल कर दिया। भाई मैंने लाइब्रेरी इंस्टॉल कर दिया। अब इतना पता चला क्योंकि ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी है रिडक्स टूलकिट, तो इसको यूज़ करने के लिए मुझे इनमें की जो डिपेंडेंसी होंगी उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे हमारी आ जाएंगी इन डिपेंडेंसी में। ये जो डिपेंडेंसी में है यहाँ पे रिडक्स टूलकिट है और एक यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स मेरा इंस्टॉल हो गया है। चलो भाई अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे। अब यूजर स्लाइस में आएंगे, यहाँ पे यूजर स्लाइस में आएंगे। सबसे पहले हम इसको npm रन डेव कर लेते हैं, सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं और हमारा सर्वर अच्छे से चलने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं यूजर स्लाइस में। देखो तो यूजर स्लाइस में हम आएंगे, देन ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे यूजर स्लाइस में। और यूजर स्लाइस में मुझे स्लाइस को क्रिएट करना है, यानी फीचर्स जो हमारे होंगे जैसे ऐड टू कार्ट का है, लॉगिन का है, तो ये सब चीज़ें काम करनी पड़ेंगी ना, डेटा को स्टोर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो सिंपल सा मुझे पहले एक स्लाइस को क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम उसके लिए मेरे पास होता है क्रिएट स्लाइस एज अ फंक्शंस होता है। ठीक है, अब जो क्रिएट स्लाइस है इसको मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इसके बाद हम करते हैं। तो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या चीज़, इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट। देखो वो नहीं आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम समथिंग कुछ लेंगे, क्रिएट स्लाइस फ्रॉम कहाँ से लेंगे, फ्रॉम रिडक्स टूलकिट से लेंगे। क्या था, रिडक्स टूलकिट। यहाँ से हम क्या ले लेंगे, एक हमारा होता है क्रिएट स्लाइस। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो क्रिएट स्लाइस है इससे हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, स्टेप टू स्टेप देखो कोड करना होता है। हमें जो कोड करना होता है वो स्टेप टू स्टेप करना होता है। सबसे पहले हम क्रिएट स्लाइस एज अ फंक्शंस लिखते हैं। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हमको लेनी पड़ती हैं, जैसे जब भी डेटा हम वहाँ से सेंड करेंगे तो डेटा हमें कहाँ पे दिखना चाहिए, यानी वहाँ से जब डेटा सेंड करेंगे तो डेटा मुझे कहीं ना कहीं तो दिखना चाहिए, किसी ना किसी वेरिएबल में दिखना चाहिए। तो हम एक पहले वेरिएबल बना लेते हैं नेम
एंड यूज़र नाम का जो वेरिएबल है इसमें के अंदर हमारा डेटा रखना चाहिए। जो यूज़र नाम का एक एरे हमें मिलेगा उसमें हमारा सारा डेटा दिखना चाहिए। अब ये नेम कंपलसरी है, नेम की जगह पे और कुछ नहीं लिख सकते हैं, नेम ही लिख सकते हैं क्योंकि ये रिडक्स टूलकिट का एक डिफ़ॉल्ट की होता है, कीवर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़र एक बना लेते हैं। अब मुझे बताना और एक चीज़ पड़ेगा कि जो डेटा है वो मुझे अभी के लिए इसमें डिफ़ॉल्ट डेटा क्या रखना है। तो डिफ़ॉल्ट डेटा मुझे इनिशियल डेटा मुझे कुछ नहीं रखना है। तो अभी के लिए हम ऑब्जेक्ट इम्पोर्ट रख लेते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक इनिशियल स्टेट बनानी पड़ेगी। इनिशियल स्टेट तो सबसे पहले हम या तो फिर यहीं पे कर लेते हैं या तो फिर हम एक यहाँ पे जाकर के कॉन्स्ट एक वेरिएबल्स बना लेते हैं और उसके अंदर है कि इम्पटी डेटा को रख देते हैं। देखो स्टेप टू स्टेप कोड करना है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने क्या किया, एक क्रिएट स्लाइस को क्रिएट किया। अरे रुक जाओ भाई, यहाँ पे मैंने क्रिएट स्लाइस को क्रिएट किया, देन एक नेम दिया जहाँ पे मुझे सारा डेटा दिखना चाहिए। अब यहाँ पे एक इनिशियल स्टेट बना दिया और जो कि यहाँ पे हमने इसको डिफाइन किया है उसमें अभी इम्पटी ऑब्जेक्ट यानी अभी के लिए इसमें कुछ नहीं है। अब एक हमारा होता है रिड्यूसर। रिड्यूसर्स क्या करता है, रिड्यूसर ये करता है कि जो इसके अंदर डेटा है यानी कि जब भी हम वहाँ से डेटा सेंड करें तो किसके थ्रू हम सेंड करेंगे। तो यहाँ ये रिड्यूसर हो जाता है। रिड्यूसर की जगह रिड्यूसर ही रहेगा और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक रिड्यूसर हम ले लेंगे और रिड्यूसर के अंदर 2 फंक्शंस ले लेंगे। अब इसमें तुम्हारी जितनी फंक्शनलिटीज़ हैं उन सारी फंक्शनलिटीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे पास मुझे केवल क्या करना है, डेटा को सेट करना है एंड डेटा को हटाना है। ये 2 ही केवल काम मुझे करने हैं। तो डेटा को सेट करने के लिए एक हम फंक्शन बना लेते हैं सेट डेटा नाम का, या तो फिर सेट यूज़र नाम का बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो एज यू विश, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेट यूज़र या सेट डेटा नाम का बना लेते हैं, सेट डेटा ही बना लेते हैं चलो। और यहाँ पे जब हम सेट डेटा बनाएंगे बिकॉज ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेगा और यहाँ पे मुझे एक एरो फंक्शंस देना पड़ेगा। अब देखो एक ये हमने कर दिया, देन हम एक और कर लेते हैं, एक हम क्लियर डेटा कर देते हैं। क्लियर डेटा का एक की बना लेते हैं, देन ठीक है। तो हमारे पास ये 2 की आ गई। इसमें हम सारा जो डेटा हम स्टोर वहाँ से करेंगे वो सारा डेटा इसमें करेंगे। और कभी कभी हमें ऐसे नेट पड़ जाता है कि डेटा को मुझे डिलीट भी करना होता है। तो जब डेटा को वहाँ डिलीट करेंगे तो यानी डेटा को इम्पटी करना पड़ेगा। तो इम्पटी करने के लिए हमने ये फंक्शन बना लिया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे 2 चीज़ें मिलती हैं। अब भाई 2 चीज़ें मुझे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें मिलती हैं, एक मिलता है स्टेट, एक मिलता है एक्शंस। अब भाई ये क्या होता है, स्टेट और एक्शंस क्या होते हैं। स्टेट क्या होता है, हमारी पुरानी वैल्यू को स्टोर करके रखे रहता है। और जो एक्शंस होता है, एक्शंस में यानी ये एक्शंस ये करता है कि जो नया डेटा आ रहा है एक्चुअल में नया डेटा आ क्या रहा है। और जो स्टेट होता है, स्टेट हमारे पुरानी डेटा को स्टोर करके रखे रहता है, जो पिछला डेटा है, ठीक है। प्रीवियस जो डेटा होता है उसको स्टोर करने लगता। तो मैं इसमें से 2 चीज़ें निकाल लेता हूँ, एक स्टेट निकाल लेता हूँ और यहाँ पे एक स्टेट निकाल लेता हूँ और यहाँ पे एक हम एक्शंस निकाल लेता हूँ। अब ये फॉर्मल पैरामीटर होते हैं, इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले वेरिएबल्स में मुझे मेरा पुराना डेटा आ जाता है, इसमें मेरा नया डेटा आ जाता है। तो इतना हम अपना काम कर लेते हैं। अब इसको यहाँ पे स्टोर कर दो कि जो एक्शन है, एक्शन से लिख नहीं रहा है, एक्शंस के अंदर जो रुक जाओ भाई, एक्शंस के अंदर जो पे लोड है उसको उठा दो और यहाँ पे कॉन्स्ट एक स्टेट में स्टोर कर दो और स्टेट में स्टोर करके इसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, यानी इसको ग्लोबली स्केसेबल बना देंगे, इसको हम रिटर्न कर देंगे। तो अच्छा एक्शंस है, एक्सो नहीं है, यहाँ पे जो होगा वही रहेगा ना, इसको कॉपी पेस्ट कर दूँगा, अब सही है। तो यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर देंगे। अब जब भी मेरा कोई डेटा आएगा इस एक्शंस के अंदर एक पेलोड होता है, उसके अंदर डेटा आ जाएगा और वो डेटा हमारा स्टेट में स्टोर हो जाएगा, इसको हम रिटर्न कर देंगे, कहीं पर भी इसको यूज़ कर लेंगे। इसी तरह हमारा ये भी होता है, ये क्या करता है, ये भी हमारा 2 चीज़ें लेता है, यानी जो ये हमारा होता है इसके अंदर भी हमें क्या मिलेगा, एक स्टेट मिलेगा, एक एक्शन मिलेगा। अब एक्शंस जो स्टेट है इसकी वैल्यू को क्या कर दो, इम्पटी करके इसको स्टोर कर दो,
यानी डेटा को डिलीट कर दो, डेटा को साफ कर दो और यहाँ पे कर दो। अब मुझे देखो यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट हम क्या क्या चीज़ कराते हैं, सबसे पहले स्टेट डेटा को एक्सपोर्ट कराते हैं, क्लियर डेटा को एक्सपोर्ट कराते हैं, और इस जो ये जो स्लाइस है इसको एक्सपोर्ट कराते हैं। जो क्रिएट हमने स्लाइस की है इसको हम किसी वेरिएबल में होल्ड करके स्टोर करा लेते एक्सपोर्ट करा लेते हैं। तो इसको हम किसी वेरिएबल में होल्ड करा लेते हैं, लाइक कॉन्स्ट, और मान लो हमने यूजर स्लाइस नाम की एक जो बनाई है, तो यूजर स्लाइस एक्सपोर्ट करा लो। तो यूजर स्लाइस नाम का एक वेरिएबल हमने बना लिया, उसको स्टोर करा दिया। अब जब भी मुझे इसको एक्सपोर्ट कराना पड़ता है तो मुझे पता है कि एक सेट यूज़र सेट डेटा बना है, एक क्लियर डेटा बना है। तो जो सेट डेटा है इसको भी मुझे एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले इन दोनों को एक्सपोर्ट करा देते हैं, इसको हम एक्सपोर्ट करा देते हैं, ठीक। तो या फिर इसको इस तरह एक्सपोर्ट करा दो, या तो फिर इसको एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करा दो। तो सबसे अच्छा होता है कि डिफ़ॉल्ट आप एक्सपोर्ट करा दो, ज़्यादा सही रहता है। तो हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट ही कराते हैं, इस तरह थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आगे चल के। तो हम सबसे पहले इसको हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कराते हैं। यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। दो चीज़ों को मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक तो क्लियर डेटा को और एक तो सेट डेटा को एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा, और यहाँ से एक यूज़र स्लाइस को एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा जिससे हम इसको दूसरे फाइल में यूज़ कर लें, ठीक है। तो इसको एक्सपोर्ट कराने के लिए मुझे एक्सपोर्ट एज अ कीवर्ड लिखना पड़ेगा, और उसके अंदर हमारा एक कॉन्स्ट होता है। देन कॉन्स्ट के अंदर मुझे कुछ एक्सपोर्ट कराना है। कहाँ से एक्सपोर्ट कराना है कि जो यूजर जो स्लाइस मिल रहा है उसके अंदर जो एक्शन से डेटा मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो एक्शन एज अ फॉर्मल पैरामीटर होता है, यहाँ कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना तुम नाम भी लिख सकते हो, डज नॉट अ मैटर। बट यहाँ पे जो ये एक्शंस लिखा है ये एक्शंस ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो रिडक्स टूलकिट होता है ये ऑलरेडी देख के रहता है कि यहाँ पे एक्शन से जो यूजर स्लाइस में जो एक्शंस आ रहे हैं उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कराना पड़ता है। अब कौन कौन से मुझे फंक्शन एक्सपोर्ट कराने हैं, तो सेट डेटा वाला फंक्शंस, देन एक हमारा होता है क्लियर डेटा वाला फंक्शंस। तो ये दो फंक्शंस जो होते हैं मुझे एक्सपोर्ट कराने पड़ते हैं, और साथ ही साथ मुझे इस चीज़ को भी एक्सपोर्ट कराना पड़ता है, जो यूजर स्लाइस हमने बनाया है इसको भी एक्सपोर्ट कराना पड़ता है। तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट करा लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करा लेते हैं, क्योंकि मुझे जब यूज़ करना होगा तो यूज कर सकते हैं जहाँ भी। और यहाँ पे हम यूज़र स्लाइस को एक्सपोर्ट करा देते हैं, और ये कहाँ से जा रहा है, तो एक हमारा रिड्यूसर नाम का एक फंक्शन होता है, रिड्यूसर नाम का, जो कि जहाँ से ये जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे करना कुछ नहीं होता है, सिंपली हमने क्या किया, देखो एक क्रिएट स्लाइस बनाई, ठीक है। यहाँ पे हमने क्रिएट किया स्लाइस को, और इसके अंदर हमने एक नेम लिया और जहाँ पे मुझे डेटा दिखना चाहिए। फिर एक इनिशियल स्टेज बनाई, इनिशियल स्टेज यानी अभी के लिए इम्पटी डेटा है। और फिर एक हमने रिड्यूसर बनाया, रिड्यूसर के मैंने दो फंक्शन बनाए, इसमें हम डेटा सेट अपना करेंगे और इससे हम डेटा को अपना क्लीन कर लेंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों को भी एक्सपोर्ट करा दिया और इसको भी हमने एक्सपोर्ट करा दिया। अब यहाँ पे देखो रिड्यूसर लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं लिखोगे तो बता नहीं पाएगा कि इसको हम कहाँ से एक्सपोर्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट करा लेंगे। अब इतना अगर काम होता है, यानी ये हमारी एक स्लाइस हमारी बन गई। अब इसी तरह मुझे अगर और स्लाइसेस क्रिएट करनी है तो यहाँ पे हम पूरा ये प्रोसेस, इतना पूरा प्रोसेस फिर से लिखेंगे। जो ये पूरा प्रोसेस होता है इसमें हम फिर से इतना लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक अभी के लिए हमने एक, अभी आप बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें मल्टीपल स्लाइसेस को आप क्रिएट करेंगे। अब ये जो स्लाइस हमने अभी एक बनाई है तो हम एक स्लाइस को कंबाइन करेंगे। अगर हम मल्टीपल स्लाइस बनाई होती है हमने तो हम मल्टीपल स्लाइस को कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ रूट रिड्यूसर रिडक्स में आ जाते हैं। अब रूट रिडक्स क्या करता है, किसी भी स्लाइस को क्या करता है, ये कंबाइन करके रखता है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे रूट रिडक्स में, और सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस जो हमने ये यूजर में स्लाइस बनाई है इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, जिस यानी स्लाइस को मुझे वो कराना। सबसे पहले हम कंबाइन का एक फंक्शन बना लेते हैं, और कंबाइन का फंक्शन बनाने के लिए हमारा रिडक्स का हम फंक्शन बनाने के रिड्यूसर का हमने फंक्शन बनाने के लिए कंबाइन, एक हम कंबाइन रिड्यूसर नाम का एक फंक्शन होता है जो कि कहाँ से आता है, @रिडक्स टूलकिट से आता है। यहाँ पे कंबाइन रिड्यूसर नाम से ये एक एज अ फंक्शन आता है, ठीक है। अब देखो जो ये फंक्शन से ये क्या बताता है, बस यहाँ पे करना कुछ नहीं होता है कि जो हम यहाँ पे स्लाइस, जितनी भी यहाँ स्लाइस बनाएंगे उनको यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाओ रूट रिड्यूसर में, और यहाँ पे मुझे इनको कंबाइन करना पड़ेगा। तो हमने किस सबसे पहले जो जिस स्लाइस को मुझे कराना पड़ेगा तो उस स्लाइस को पहले मुझे यहाँ लाना पड़ेगा।
तो यहाँ लाने के लिए हम सबसे पहले रिड्यूसर में आ जाते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। किसको इंपोर्ट क्या करते हैं, जो कि हमारी आई है यूजर स्लाइस, ठीक है, जो यूजर, यहाँ से मैंने क्या किया यूजर रिड्यूसर, ये तो रिडक्स से आ रहा है, ये नहीं आएगा। यहाँ पे हम इंपोर्ट फिर से करा लेते हैं। क्या चीज़, यूजर रिडक्स कहाँ से आ रहा है, यूजर स्लाइस से आ रहा है, यानी यूजर स्लाइस। और ऊपर एक बार हम देख लेते हैं वहाँ पे, यहाँ पे देखो फंक्शन हमने क्या एक्सपोर्ट कराया था, एक्सपोर्ट डिफाइन यूजर स्लाइस नाम का हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कराया था। तो यहाँ से हम यूजर स्लाइस फ्रॉम कहाँ से, सबसे पहले डॉट जो स्लाइस बना हुआ है, ये जो स्लाइस बना हुआ है इसके अंदर हमारा एक यूज़र स्लाइस है, इसको हमें क्या कर लेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब जो ये यूज़र स्लाइस है, ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम सबसे पहले इस यूज़र स्लाइस को यहाँ पे एक्सपोर्ट करा लेते हैं अपने रूट रिडक्स में। तो यहाँ पे हमने कंबाइन कर लिया यूज़र स्लाइस। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या बना हुआ है, यहाँ पे हमने बनाया है यूज़र नाम का। तो यूज़र नाम में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आएंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम यूज़र में, हमने यहाँ पे जो यूज़र ऐसे नॉर्मली लिखा जाता है, यहाँ पे यूज़र में हम क्या कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पे यूज़र स्लाइस को इंपोर्ट किया था इसके अंदर डाल देते हैं। अब क्या करते हैं, एक कंबाइन हमने रिड्यूसर बनाया। अब जो जितनी भी स्लाइस होंगे, मान लो हमने एक ऑथ की स्लाइस बनाएंगे तो यहाँ पे हम उसका कुछ नाम देंगे, तो उसका मान लो हम ये नाम दे दिए, और वो जहाँ से आ रहा है उसको यहाँ पे कंबाइन करेंगे। तो इस तरह ये कंबाइन कर सकते हैं और भी यहाँ पे स्लाइसेस। तो यहाँ पे हमने अभी के लिए एक बनाई, तो हम एक स्लाइस को अब करेंगे और यहाँ पे इसको हम किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, मान लो कॉन्स्ट और रूट रिडक्स नाम से, रूट रिड्यूशन नाम के वेरिएबल्स में हम इसको स्टोर कर लेंगे यहाँ से, और इसको हम क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रूट रिड्यूसर को। तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर देंगे। अब जैसे हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे तो सारा जो स्लाइस का जो जितना भी डेटा होता है वो सारा कहाँ पे आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। अब मुझे इस सारे डेटा को स्टोर में अपने लेके आना पड़ेगा। तो स्टोर में लेके आने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करा लेंगे और यहाँ पे जो स्टोर हमने बनाई थी इसके अंदर हम इतना सारा स्टोर करके रख लेंगे। तो यहाँ पे हम सारा स्टोर करके रख लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले स्टोर बनाना पड़ेगा। तो एक स्टोर क्रिएट करने के लिए हमारे पास होता है कॉन्फ़िगर स्टोर नाम का फंक्शंस। तो एक हम कॉन्फ़िगर स्टोर नाम का एक फंक्शन होता है जो कि कहाँ से आता है, @reduxjs टूलकिट से आता है। यहाँ पे हम एज अ फंक्शंस क्रिएट करेंगे, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा और इसी तरह हमने जो यहाँ पे जिस तरह ये काम किया है यही काम करेंगे। सबसे पहले मुझे रूट रीडर्स को यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट रूट रिड्यूसर हम यहाँ से ले लेते हैं, कहाँ से आ रहा है, स्लैश रूट रिडक्स से आ रहा है, ठीक है। तो स्लैश रूट रिडक्स से हमारा रूट रिड्यूसर आ रहा है। अब यहाँ पे एक हमारा की होता है कि हमारा क्या होता है, एक रूट रिड्यूसर की होती है हमारी रिड्यूसर नाम की, रिड्यूसर नाम की होती है। उसमें से हम हमारा क्या आ रहा है, जो ये रूट रिड्यूसर आ रहा है इसको हम ले लेंगे और यहाँ से भी हम इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड सबसे पहले हम इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, मान लो हम कॉन्स्ट स्टोर नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। देन यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो इसको अब जो हमारा जितना भी डेटा होगा सारा स्टोर में आके स्टोर हो जाएगा। अब मुझे इसको यूज़ करना है तो ग्लोबली इसको एक्सेसिबल बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मेन वाली फाइल होगी, ये हमारी रूट फाइल होती है। अब इसमें आकर के इसको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो एक हमारा फंक्शंस होता है प्रोवाइडर नाम का, जो कि कहाँ से आता है, रिएक्ट रिडक्स से आता है। तो एक प्रोवाइडर आता है। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट हम कर लेते हैं। तो इंपोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम
हाँ क्यों नहीं रहा भाई, प्रोवाइडर, अरे यार इंपोर्ट करो, इंपोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम, कहाँ से, रिएक्ट रिडक्स से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा प्रोवाइडर बना लेंगे, एक प्रोवाइडर बना लेंगे और ये जो ऐप है, ऐप को हम क्या कर देंगे, इस प्रोवाइडर के अंदर रख देंगे। यहाँ पे हम इसको इसके अंदर देंगे और इसके अंदर हमारा एक मिलता है स्टोर नाम का फंक्शन। तो सबसे पहले हम स्टोर को भी यहाँ से उठा के लेके आएंगे, जो यहाँ पे स्टोर है ये उसको उठा करके हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो स्टोर फ्रॉम कहाँ से, रिएक्ट रिडक्स से। अब स्टोर के अंदर एक हमारा जो रिएक्ट रिडक्स टूल किट होता है वो एक हमारा देता है स्टोर नाम का, और स्टोर में हम ये वाला जो स्टोर आ रहा है इसको हम क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। ठीक है, बस मुझे कुछ नहीं करना है कि जो वहाँ से स्टोर आ रहा है इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे स्टोर कर देंगे बस। अब जो जब भी हम डेटा को सेंड करेंगे या डेटा को रिसीव करेंगे वो सारा हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अब जब भी मुझे डेटा को सेंड करना होगा, तो डेटा को जब भी स्टोर करना होगा तो हम इस सेट डेटा नाम के फंक्शंस को यूज़ करके स्टोर कर लेंगे, और जब भी मुझे क्लियर करना होगा तो यहाँ से हम सेट डेटा को वो कर लेंगे। तो मुझे सिंपल सा बात ये अब करना है, अब करना क्या है कि सबसे पहले एक हम डेटा को लेके डेटा को यहाँ पे स्टोर करें। अभी हम देख सकते हैं कि हमारे एप्लीकेशन में कुछ नहीं दिख रहा है, देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा को अपने स्टोर करेंगे, तो यहाँ पे हम एक कंपोनेंट्स बना लेते हैं। अब डेटा को सेट करने के लिए, डेटा को गेट करने के लिए हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है डिस्पैच नाम का फंक्शन, एक होता है सिलेक्टर नाम का फंक्शन। जो डिस्पैच नाम का फंक्शन होता है उससे हम डेटा को सेट करते हैं, एंड जो सिलेक्टर नाम का फंक्शन होता है उससे हम डेटा को क्या करते हैं, गेट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले, और ये दोनों जो आते हैं वो रिडक्स, जो रिएक्ट रिडक्स होती है वहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक दो फाइलें बनाते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स बनाते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट्स बनाते हैं, और इस कंपोनेंट्स के अंदर हम एक बना लेते हैं home.jsx, home.jsx। ठीक है, और यहाँ पे हम RAFCE लिख देते हैं, और यहाँ RAFCE लिख देते हैं, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं। अब मुझे डेटा को मान लो स्टोर करना है, कहाँ पे, यूजर स्लाइस में। अभी के डेटा कुछ नहीं मुझे दिख रहा है, अब डेटा को हम स्टोर करते हैं यूजर स्लाइस में अपने। तो डेटा को स्टोर करने के लिए मुझे डिस्पैच का यूज करना पड़ेगा, और डिस्पैच का यूज करने के लिए हम डिस्पैच इवेंट आ रहा है, यूज डिस्पैच होता है, सॉरी यूज डिस्पैच आ नहीं रहा है, तो अभी के लिए हम पहले इसको इम्पोर्ट ही कर लेते हैं। तो सजेशन के चक्कर में मत पड़िए आप लोग भी, क्योंकि कभी कभी धोखा दे देते हैं। डिस्पैच, ठीक, डिस्पैच फ्रॉम कहाँ से आएगा, PATCH होता है, सॉरी, डिस्पैच फ्रॉम कहाँ से होता है, कहाँ से आता है, रिएक्ट रिडक्स से आता है। ये यूज डिस्पैच कहाँ से आएगा, रिएक्ट रिडक्स से आएगा। तो इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। सबसे पहले सजेशन आना चाहिए यार, देखें वो क्यों नहीं आ रहे हैं आखिर। यूज इस पर सजेशन क्यों नहीं आ रहे हैं, यूज डिस्पैच नहीं आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम इम्पोर्ट ही कर लेते हैं। इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम कहाँ से, रिएक्ट रिडक्स से, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यूज डिस्पैच एज अ फंक्शन ये आ जाएगा। और इसको लेकर के हम क्या करेंगे, एक इंस्टेंस बना लेंगे, एक यहाँ से इंटेंस बना लेंगे, और इसको हम किसी एक वेरिएबल में होल्ड करा लेंगे, कॉन्स
ये वेरिएबल कुछ भी तुम रख सकते हो, डज नॉट अ मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक डिस्पैच नाम का, अब जब भी मुझे डेटा को सेट करना पड़ेगा, अब जैसे मेरे पास कुछ डेटा होगा, लाइक कोई भी डेटा हो सकता है, तो मेरे पास कोई डेटा होगा तो उस डेटा को मुझे क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एक डिस्पैच बना लेते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसके अंदर मान लो हमने डिस्पैच नाम का वो बनाया। अब इसके अंदर मेरा कुछ डेटा होगा जो कि मुझे सेट करना है। तो मान लो एक कॉन्स्ट हम डेटा बना लेते हैं, डेटा, और कुछ मान लो डेटा है, मान लो नेम, निखिल एंड एज 45। अरे यार मेरी 45 एज नहीं है, आप लोगों को बताने के लिए, यार इतना बूढ़ा भी नहीं हो गया हूँ मैं। फिलहाल यहाँ एज एंड कुछ भी रख सकते हो, सिटीज़ रख सकते हो, सिटी लखनऊ, ठीक है। तो आप डेटा कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे। ये सारा जो है डेटा में आ गया। अब जो ये डेटा आया है इसको हम क्या करेंगे, स्टोर करा देंगे। कहाँ पे मुझे स्टोर करना है, डिस्पैच में स्टोर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम डेटा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम बटन बना लेंगे, ठीक है। उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा होगा, ये डेटा हमारा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो डिस्पैच बनाया है, डिस्पैच, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस डेटा को स्टोर कर देंगे। बस कुछ नहीं मुझे करना होता है। अब ये वाला चीज़ जो है एक फंक्शंस के अंदर रख लो, कॉन्स्ट मान लो सेट डेटा कर लो, सेट डेटा, और सेट डेटा ना करो, सेंड डेटा कर लो, सेंड डेटा एज अ फंक्शन। एंड एक एरो फंक्शन बना दो, एक एरो फंक्शन बना दो, ठीक है। और उसके अंदर ये लॉजिक रख दो। अब देखो यहाँ पे हमने डिस्पैच के अंदर डेटा तो डाल दिया, लेकिन डेटा वो कहाँ जाएगा ये तो बताना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हमने स्लाइस देखो बनाई थी, हमने बताया था कि जो ये यूजर स्लाइस बनाई थी, इसमें मैंने एक सेट डेटा लिया था। तो इस सेट डेटा को मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सेट डेटा को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे कहाँ से, सेट डेटा एक ऑब्जेक्ट के थ्रू में आएगा, सेट डेटा ही है ना, देखते हैं एक बार। यहाँ पे सेट डेटा आ रहा है, सेट डेटा आ रहा है कहाँ से, फ्रॉम, अरे रुक जाओ भाई, फ्रॉम कहाँ से, जो यूजर स्लाइस है, अरे आ जाओ भाई, चलो देखें सजेशन आ रही है कि नहीं आ रही। सेट, हाँ ये आ रही है, देखो यहाँ पे जो सेट डेटा है इसको हम निकालेंगे। कहाँ से आएगा ये, रिडक्स के अंदर स्लाइस है, उसके अंदर स्लाइस आएगा। तो ये जो सेट डेटा है इसके अंदर मुझे क्या करना है, ये जो सेट डेटा है इसके अंदर एज अ फंक्शंस होता है, इसके अंदर हम डेटा को रख देंगे। अब जो ये डेटा होगा ये कहाँ चला जाएगा, स्लाइस के अंदर चला जाएगा। स्लाइस के अंदर इस फंक्शंस के अंदर जो ये एक्शंस आ रहा है, इसके अंदर जो पेलोड आ रहा है, इसके अंदर हमारा डेटा चला जाएगा। अब हमने डेटा को सेट कर दिया, बट डेटा ये कब सेट हो, जब हम एक बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ पे हम मान लो एक बटन बना देते हैं, और इसमें हम लिख देते हैं क्लिक टू सेट डेटा, ठीक है। और अब इस होम को यहाँ से एक्सपोर्ट हम करेंगे, और ये ऐप में हम एज अ प्रोवाइडर इसको हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो एक हम यहाँ पे एज अ होम को, कहाँ से आ रहा है, ये कंपोनेंट्स के अंदर से आ रहा है होम, इसको हम यहाँ पे एज अ एक कंपोनेंट्स बना देंगे। अब हम देखेंगे कि तो हमारे पास एक बटन आ जाएगा, देखो नहीं आ रहा है, देखें एरर क्या आ रही है। तो एरर आ रही है कुछ, देखते हैं। एरर टाइप इज रिएक्ट डॉम क्लाइंट्स और एलिमेंट टाइप इज इन अनकॉर्ड एरर स्ट्रिक्ट मोड कंपोनेंट्स इनसाइड कंसीडर एडिंग इन बाइनरी बाउंड। तो देखो यहाँ पे एरर ये इसलिए आ रही थी क्योंकि यहाँ पे प्रोवाइडर यानी इंपोर्ट प्रोवाइडर जो है हमने डिफ़ॉल्ट किया था, जो कि यहाँ पे होना चाहिए नेम्ड एक्सपोर्ट यानी मल्टी एक्सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेन डॉट जेएसएक्स में जाकर के जो इंपोर्ट किया है प्रोवाइडर को, इसको एज अ मल्टी कर लो, कर्ली ब्रैकेट लगा लो, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखो डेटा हमारा कुछ ऐसा आ रहा है,
ये जो डेटा है हमारा कुछ ऐसा आ रहा है। मेरा कुछ रिक्वायरमेंट है, अभी देखो होम में जो डेटा है यानी ऐप में जो डेटा है, यहाँ पे ऐप में जो डेटा रखा हुआ है ये वाला डेटा रखा है, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। यानी जब भी होम होम में देखते हैं तो यहाँ होम से जो डेटा सेट करते हैं, जब भी हम चाहते हैं कि जब हम ये बटन क्लिक करें, ठीक है, इस पर हम ऑन क्लिक लगाते हैं, ऑन क्लिक लगाते हैं और ये सेंड डेटा जो है जब क्लिक करते हैं तो ये सेंड डेटा हमारा कॉल हो और एक डेटा हमारा सेट हो जाए, ये डिस्पैच में आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा सेट करके कि डेटा डिस्पैच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे स्लाइस पे जाके लॉक करा के देख सकते हैं। अगर नहीं आप लॉक करा के देखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे हम जाएंगे, इसको थोड़ा सा हम कमेंट करेंगे, जो ये वाला हमारा आ रहा है इसको थोड़ा हटा करके, तो यहाँ पे हम लॉक करा के देखते हैं कि जो ये डेटा आ रहा है स्टेट के अंदर और जो एक्शंस आ रहा है इसके अंदर, जो पेलोड आ रहा है, क्या डेटा आ रहा है सच में डेटा क्लिक करने पर। तो यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो, अब जब से हम इस पर क्लिक करेंगे तो डेटा हमारा आना चाहिए। अनकॉट निकल इज नॉट डिफाइन। सो यहाँ डेटा हम देखें किस तरह का सेंड कर रहे हैं। यहाँ होम डॉट जेएसएक्स में आएंगे, हाँ इसको अगर ऑब्जेक्ट में स्ट्रिंग में सेंड करो। अब यहाँ पे हम डेटा को क्या करते हैं देखते हैं। तो जैसे हम करेंगे तो मुझे डेटा यहाँ पे मिलेगा, देखो नहीं भी मिला, नहीं डेटा हमारा सेट हो गया। तो अगर हमारा डेटा यहाँ पे सेट हो गया तो स्लाइसेस में हम इसको क्या कर सकते हैं, डेटा को हम क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे। स्टेट के अंदर जो एक्शन है पेलोड, इसको हम क्या कर देंगे रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करते हैं डेटा हमारा क्या हो जाता है सेट हो जाता है। अब सेटा अगर डेटा सेट हो गया तो मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा जो ऑलरेडी डिफॉल्ट डेटा है इसको हटा करके हमारा जो नया डेटा, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे नया डेटा आ जाए, ये काम करना है। तो ये ऐप में जो हमने ये डेटा दिखाया है इसकी जगह पे हम वहाँ से डेटा को निकाल लेते हैं। तो वहाँ से डेटा को निकालने के लिए मुझे एज अ सिलेक्टर का यूज करना पड़ेगा। एक हमारा होता है यूज सिलेक्टर, डेटा को लिखाने के लिए यूज सिलेक्टर्स, ठीक है, ये एज अ फंक्शंस होता है। और यहाँ पे इसको हम किसी वेरिएबल्स, मान लो यूजर नाम के वेरिएबल्स में स्टोर कर लेते हैं। और यहाँ पे यूज सिलेक्टर्स ये एक एज अ एरो फंक्शंस लेता है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये एक एरो फंक्शंस लेता है और यहाँ पे हम इसको, इसके अंदर मुझे एक स्टेट मिलती है जो वहाँ पे हमने स्टेट दिया था, जो इनिशियल वैल्यू जो लोकल वैल्यू थी। यहाँ पे जो हमारे पास जो ये स्टेट मिल रही थी पुरानी वाले स्टेट में हमारा सारा डेटा स्टोर हो गया, तो इस स्टेट से हम डेटा अपने निकाल लेते हैं। तो इस डेटा स्टेट से हम डेटा निकालते हैं और यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं। क्या जो स्टेट है, स्टेट के अंदर जो एक यूज़र है, यूज़र कहाँ से डेटा मिल रहा है, स्लाइस के अंदर हमने जो यूज़र बनाया था या रूट के अंदर जो हमने ये यूज़र इनिशियलाइज किया था, यहाँ से मुझे मिल रहा है। तो रिटर्न इसके अंदर ऑब्जेक्ट लगाओ, ऐसे होगा ही नहीं। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, ये रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न करके हमने यूज़र में कर दिया। यहाँ पे लॉक करा के देखते हैं कि यूज़र में एक्चुअली मुझे मिल क्या रहा है। लॉक करा के देखते हैं कि यूज़र में मुझे मिल क्या रहा है। तो अभी के लिए मुझे इम्पटी वैल्यू मिल रही है, देखो यहाँ पे इम्पटी वैल्यू मिल रही है। बट हम जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो मुझे डेटा मिल रहा है। तो ये डेटा जो मिल रहा है ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, देखो एक यूज़र है, यूज़र के अंदर एक नेम है, एज है, सिटीज़। तो ये सारा डेटा प्रिंट करना है। तो मुझे सारा डेटा प्रिंट करना है, तो हम 3H1 खोल लेते हैं और यहाँ से हम जो यूज़र मिल रहा है, यूज़र के अंदर जो नेम मिल रहा है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और इसी तरह से हम यहाँ पे यूज़र के अंदर और क्या मिल रहा था, देखो सिटी मिल रही है, एक एज मिल रही है। तो यूज़र के अंदर जो एज है इसको हम लिख लेते हैं और यूज़र के अंदर एक सिटी जो मिल रही है इसको हम लिख लेते हैं। अब जब भी इसको हटा देते हैं कंसोल को। अब जब भी हम डेटा को करेंगे तो यहाँ पे देखो इसको हमने रिफ्रेश किया और यहाँ से अब अभी के लिए कुछ डेटा नहीं, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा आ जाएगा निखिल 45। तो इस तरह से हम रिडक्स टूल किट का यूज़ करके अपने डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। तो बस मैंने कुछ किया नहीं, एक बार इनिशियलाइज कर लेते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं कि क्या क्या हमने एक्चुअल में किया है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, रिडक्स का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर स्लाइस बनाया, उसके अंदर एक हमने स्लाइस को क्रिएट किया, फिर हमने रूट रिडक्स किया, उसके अंदर स्टोर एक बनाया। तो स्लाइसेस को पहले मैंने सबसे पहले क्रिएट किया, स्लाइसेस को मैंने क्रिएट किया, अभी के लिए इम्पटी डेटा को रखा, उसके अंदर एक नेम नाम का एक यूज़र बनाया जिसमें बहुत सारा डेटा आया है, अभी के लिए इम्पटी डेटा हमने रखा, एक रिड्यूसर बनाया, उसके अंदर हमने 2 फंक्शन बनाए एंड इन 2 फंक्शंस में इसमें डेटा स्टोर करेंगे, इसमें डेटा क्लियर करेंगे। अब आप ये भी वाला कर सकते हैं इसी तरह जिस तरह मैंने किया है। ये आप लोगों के लिए टास्क है कि आप लोग एक इसी तरह से एक वहाँ पे यूज डिस्पैच से डेटा इम्पटी करें, वहाँ सिलेक्टर से डेटा जब बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे डेटा इम्पटी हो जाए, ये वाला फंक्शन कॉल करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको एज अ
एक्सपोर्ट करा दिया। इसको एक्सपोर्ट करा के रूट प्रोड्यूस में इसको कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद हमने इसको भी एक्सपोर्ट करा के यहाँ पे स्टोर में सेव करा लिया। इसको सेव कराने के बाद यहाँ पे हमने मेन में आए और मेन में इसको प्रोवाइडर दिया और स्टोर को हमने इस प्रोवाइडर को एक्सेसिबल बना दिया। एक्सेसिबल बनाने के बाद हमने एक होम का कंपोनेंट्स बनाया और कंपोनेंट्स के अंदर होम हमने एक लिखा। अब हम चाहते हैं कि इसमें डेटा सेट हो जाए। सेट करने के लिए हमने एक डिस्पैच यूज डिस्पैच नाम का एक हुक होता है जो कि एक यहाँ पे हमने इसको हम एक वेरिएबल में डिस्पैच नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिए। हमारे पास एक हमारे पास डाटा था अभी के लिए हमारे पास ये क्लाइंट साइड पे डेटा है, लेकिन आगे चल के हमारे पास बैकएंड से डेटा आएगा, उसको हम स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है और डेटा जो है उसको हमने डिस्पैच और सेट डेटा में हमने डेटा में स्टोर कर दिया। यानी जो सेट डेटा हमारे जो स्लाइस से मिल रहा था उसके अंदर मैंने इस डेटा को स्टोर कर दिया। अब जब भी मुझे डेटा को गेट करना होगा, ठीक है, अब होम की बात ही नहीं है, आप जहाँ पर भी डेटा को सेट करना चाहेंगे आप केवल सेट डेटा को निकालेंगे और वहाँ पे डिस्पैच से हम डेटा को सेट कर देंगे। और जहाँ पे मुझे यूज करना होगा वहाँ से हम क्या करेंगे, हम यूज सेलेक्टर से हम एज अ स्टेट निकालेंगे और वहाँ से हम स्टेट के अंदर जो यूजर है उसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो इस वाले यूजर वाले वेरिएबल्स पे सारा डेटा आ जाएगा, जो यूजर वाले वेरिएबल में सारा डेटा आ जाएगा उसको हम कहीं ना कहीं पर यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है रिडक्स टूल किट के लिए। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को फिर से देखिए, मैंने बहुत ईजिली से आप लोगों को समझाया है। सो अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है तो आप बहुत समझ आप लोग बेसिक रिडक्स टूलकिट का तो बिल्कुल भी सीख गए। आप लोगों को डेटा सेंड करने या रिसीव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक। तो चलते हैं हम। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग बताएंगे कि आप अगली चीज़ क्या सीखना चाहते हैं। आप बूटस्ट्रैप सीखना चाहते हैं, रिएक्ट सीखना चाहते हैं, या तो फिर एक्सप्रेस सीखना चाहते हैं, फिर नोट सीखना चाहते हैं, फिर नेक्स्ट जेएस सीखना चाहते हैं। आप लोग जो भी बताएंगे हम आप लोगों के लिए एक वन शॉट बना देंगे कम समय में और अच्छा नॉलेज लेकर के आएंगे। तो देरी ना करते हुए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसलिए लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम इसमें प्रोजेक्ट को नहीं बनाएंगे। अगला लेक्चर हम लेके जब आएंगे तो उसमें हम रिडक्स पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जिससे आप लोगों को जो बेसिक तो क्लियर ही हो गया है, इससे आप लोगों को हाई लेवल की जो चीज़ें होंगी वो भी क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं, गुड बाय। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।